YouTube के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते ही हो कि मैं प्रतिदिन किसी न किसी विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होता हूँ। तो आज मेरे इस उपस्थिति का जो विषय है, वह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा रचित कविता कल्लगी बाजरे की। ये आधुनिक काल के प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं और हिंदी के जो 4 तार सप्तक हुए हैं, उन चारों ही तार सप्तकों का संपादन अज्ञेय द्वारा ही हुआ है। अज्ञेय जो है वो प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि भी माने जाते हैं और इन्होंने जो हिंदी साहित्य को अपनी रचनाओं से सराबोर किया है, हिंदी साहित्य को अनेकों ही समृद्ध रचनाएँ इन्होंने दी है और उन रचनाओं में से उनकी एक रचना यह भी है जो हमारा आज का विषय है कल्लगी बाजरे की। ये इस कविता के माध्यम से जो हम बाजरा जैसा कि हम जानते ही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक तरह का घास होता है, पशुओं के लिए ये चारे का काम भी करता है। तो उस बाजरे के ऊपर जो सिट्टा लगता है, जिसमें बाजरे के बीज निकलते हैं, उसको जो है वो उस सिट्टे को जो वो कल्लगी भी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस कल्लगी में जो है वो जयशंकर प्रसाद को इतनी खूबसूरती नज़र आती है कि उन्हें ऐसा लगता है मानो सृष्टि का सारा सौंदर्य इस बाजरे की कली में सिमट कर आ गया है। इस बाजरे की कली से वो इतने अधिक प्रभावित होते हैं कि उन्होंने इस विषय को के ऊपर एक कविता ही लिख डाली। तो आगे की कविता का जो सरलार्थ है, सरल से शब्दों में मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ। ये इस कविता में कहते हैं, हरी बिछली घास, दौलती कलगी छरहरी बाजरे की। अगर मैं तुमको लजाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार नहाई कुई टटकी कली चंपे की बगैरह, तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है, या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही ये उपमान मैले हो गए हैं। कवि कहते हैं कि हरी फिसलती हुई घास के बीच पतली सी छरहरी मतलब पतली सी बाजरे की कली, हवा में हिलती डुलती बाजरे की कली। अगर मैं आज तुमको शर्माती हुई संध्या के समय आसमान में चमकने वाले अकेले तारे की उपमा अब नहीं देता। आपने देखा होगा जब संध्या के समय आसमान में एक तारा निकलता है तो कितना खूबसूरत वह लगता है, सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो कवि कहते हैं कि अगर ये उपमा आज जो है वो बाजरे की कली को नहीं देते, या शरद के भोर की निहार नहाई कुई टटकी कली चंपे की बगैर, तो या शरद की शरद ऋतु की सुबह सुबह गहरे कुहासे में नहाई हुई चंपे की कली की उपमा अब मैं तुम्हें नहीं देता, तो इसका कारण ये नहीं है कि मेरा जो है वो हृदय बिल्कुल खाली हो गया है, मेरा जो हृदय है बिल्कुल सूना हो गया है, या तुम्हारे प्रति जो मेरा प्यार था वह आज मैला हो गया है, बल्कि इसका वास्तविक कारण यह है कि आज ये उपमाएं ही मैली हो गई है, अर्थात इन उपमाओं का बार बार प्रयोग करने के कारण ये सार्थक अर्थ नहीं दे पा रही है। इसका मुख्य कारण यही है। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी। आगे कवि कहता है कि आज के इस दौर में देवता भी इन प्रतीकों का, इन उपमानों का प्रयोग करने से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये उपमान बार बार प्रयोग करने के बावजूद आज सही अर्थ नहीं दे पा रहे हैं। इसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण अज्ञे जी ने दिया है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार किसी बर्तन को बार बार घिसने से उसकी चमक समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार इन पुराने उपमाओं का बार बार प्रयोग करने से इनके अर्थ भी फीके पड़ जाते हैं। मगर क्या तुम बाजरे की कली से वो कहते हैं कि मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगे, तुम्हारे रूप के तुम हो निकट हो इसी जादू के, निजी किस सहज गहरे बोध से, किस प्यार से मैं कह रहा हूँ।
आगे कवि कहते हैं कि क्या तुम नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि तुम्हारे रूप के सबसे ज़्यादा निकट तो तुम ही हो, इसलिए तुम्हें तो अपने वास्तविक नाम का अर्थ पता है। और तुम्हारे प्रति जो मेरा ज्ञान है, तुम्हारे प्रति जो मेरा गहरा लगाव है, उस प्यार से मैं कह रहा हूँ। आगे कवि कहते हैं, अगर मैं यह कहूँ, बिछली घास हो तुम, लहलहाती हवा में कलगी छरहरी बाजरे की। तो कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि अगर मैं तुम्हारे प्रति जो मेरा प्यार है, उस प्यार से मैं अगर ये कहूँ कि तुम फिसलती हुई घास हो या हवा में लहलहाती हुई पतली-सी बाजरे की कलगी हो, तो यही अर्थ तुम्हारे लिए आज बिल्कुल सही प्रतीत होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि कवि बाजे की कली से कहते कि तुम्हें तुम्हारे वास्तविक नाम ही तुम्हारे ऊपर बिल्कुल सटीक बैठता है। अगर तुम्हें बाजरे की कलगी के नाम से पुकारा जाए, तो यही नाम तुम्हारे लिए सर्वाधिक उपयोगी भी है और सार्थक भी है। आज हम शहरातियों को पालतू मालंच पर संवरी जूही के फूल से सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का, कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है, या शरद की सांझ के सूने गगन की पीठिका पर डोलती कलगी अकेली बाजरे की। आगे कवि कहते हैं, शहर के लोगों पर व्यंग्य करते हुए उन्होंने कहा है कि आज जो हम शहरवासी जो है अपने घरों को सजाने के लिए नकली फूलदान लगा लेते हैं। फूलदान में नकली फूलों को लगाकर घर की शोभा तो बढ़ा देते हैं। उन फूलों में हम जो है वो जूही के फूल, नकली जूही के फूल लगाकर घरों की शोभा तो बढ़ा देते हैं, लेकिन उन नकली फूलों से जो है वो सृष्टि के विस्तार का, उसके ऐश्वर्य का, उसकी उदारता का सच्चा प्रभाव हम पर नहीं होता। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि अगर हमें सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, उदारता का कहीं सच्चा और प्यारा चित्रण देखना है, तो उस चीज़ का एक प्रतीक है बिछली हुई घास। यह फिसलती हुई घास या शरद की सांझ में सूने आसमान की पीठ पर हिलती-डुलती बाजरे की कलगी है। कवि कहना चाहते हैं कि आज शहर के लोग जो है वो अपने नकली फूलों को लगाकर घर की शोभा तो बढ़ा देते हैं, लेकिन अगर हमें सृष्टि की सुंदरता का वास्तविक अनुभव प्राप्त करना हो, तो वह अनुभव हमें इस बाजरे की कली से प्राप्त हो सकता है। आगे कवि कहते हैं, और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ, यह खुला वीरान संस्कृति का घना हो सिमट आता है, और मैं एकांत होता हूँ समर्पित। शब्द जादू है, मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है? कवि कहते हैं कि जब जब भी मैं इस बाजरे की कली को देखता हूँ, तो मुझे ऐसा महसूस होता है मानो सृष्टि का सारा सूनापन इस बाजरे की कली में सिमट कर एकत्रित हो गया है, और चारों ओर का जो माहौल है बहुत ही खुशनुमा बन गया है। कवि कहते हैं कि इस एकांत के पल में मैं इस बाजरे की कली के प्रति समर्पित हो जाता हूँ। अंत में कवि कहते हैं कि शब्द वास्तविकता में जादू का काम करते हैं, लेकिन प्रकृति के प्रति समर्पण का भाव उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अर्थात हमें जो है वो प्रकृति के वास्तविक सुंदरता का अगर अनुभव लेना हो, तो प्रकृति के बीच जाकर ही उसे आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी ये कविता जो है अज्ञे जी ने लिखी है, जिसमें प्रकृति का बड़ी खूबसूरती के साथ चित्रण किया गया है। इसमें बाजरे की कली का मानवीयकरण रूप में चित्रण हुआ है, और इस कविता में जो है अज्ञे ने पुनरुक्ति अलंकार और अनुप्रास अलंकार का भरपूर प्रयोग किया है। तत्सम शब्दों की भी हमें इसमें भरमार देखने को मिलती है, और मुक्त छंद का प्रयोग इस कविता में हुआ है। कहने का अभिप्राय यह है कि आधुनिक काल के जो कवि है, वो छंद के बंधन को स्वीकार ही नहीं करते हैं, इसलिए मुक्त होकर कविता रचते हैं। तो ये कविता में भी, इस कविता में भी अज्ञे ने मुक्त छंद का प्रयोग किया है। जहाँ तक भाषा का प्रश्न है, तो यह कविता बहुत ही सरल हिंदी भाषा में लिखी गई है, अर्थात इस कविता के लिए सरल हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।